चीजों को समझने में। ठीक है, ऑलराइट, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारे अवर एनवायरनमेंट चैप्टर की। एक इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड कैसे हमारा वेस्ट इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्या चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। Let us begin another interesting lesson from our syllabus, our environment. We have heard the word environment often being used on television, पेपर में आपने ये वर्ड काफी बार देखा है, पढ़ा है, राइट? सो आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन एनवायरनमेंट की, या आपको अगर बोलूं कि यार क्या होता है एनवायरनमेंट, तो आप क्या बोल सकते हो? What you can say? You can say something like our surrounding. आपकी जो सराउंडिंग होती है उसको आप अपना एनवायरनमेंट बोल सकते हो, राइट? एनवायरनमेंट में सारी चीजें आती है, राइट? लिविंग बीइंग एंड इवन द नॉन लिविंग बीइंग. सो आई कैन से एनवायरनमेंट मीन्स योर बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट मतलब आपका लिविंग थिंग्स, ये आपका आ सकता है एनवायरनमेंट के अंदर. एंड यू कैन ऑल्सो हैव अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक मतलब जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, दे आर ऑल माय अबायोटिक कंपोनेंट. तो ये भी आपका आ सकता है एनवायरनमेंट के अंदर. चलिए देखते हैं. So let's see what happens when we add our waste to the environment. क्या होता है अगर आप अपने environment में waste डालते हो? तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान से याद रखना, समझना कि जब भी आप अपने environment में कोई waste डालते हो और अगर वो waste biodegradable नहीं है, that means वो breakdown नहीं हो रहा, तो उसका impact तो काफी long term होगा. अब आप लोग मुझे बताओ ऐसा कौन सा waste होता है जो decompose नहीं होता naturally? Which waste? Non-biodegradable. ठीक है, एक चीज आप मैंने सुनाई दी आपके एंड से, एक आपका होता है प्लास्टिक, ठीक है, और कुछ? और कुछ प्लास्टिक के अलावा और क्या वेस्ट होता है जो डिग्रेडेबल नहीं होता? बताइए. कांच. ग्लास। ग्लास, ठीक है, कांच, ग्लास, ठीक है, और कुछ? और कुछ एनीथिंग एल्स? You can even have रबर, जो कमर्शियली रबर जो बनाया जाता है, इवन दैट इज समथिंग दैट नॉट गेट डिग्रेडेड. तो ये कुछ एग्जांपल हमारे सामने, यार ये हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये आपके अपने आप से ब्रेकडाउन यहाँ पे होंगे. सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर गोइंग टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, अब ऐसी चीज अगर आप एनवायरमेंट में डाल रहे हो तो ये तो काफी टाइम तक रहेगी, ये तो आपकी रहेगी, डैमेज भी करेगी. सो इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे. हम लोग काफी चीज जनरेट करें जो आपकी फेंकी जाती है, राइट? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने यहाँ पे समझाया है. एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके से लिया है कि देखिए जो भी आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास होता है एंजाइम. आप चाहे रोटी खाओ, आप चाहे दालें खाओ, चावल खाओ, हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास होता है एंजाइम, राइट? तो वो उसे ब्रेक डाउन करता है. उसी तरीके से आपके एनवायरनमेंट में जो आप डालते हो, जो भी आप कचरा डालते हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो चीज ब्रेक डाउन होगी. कुछ चीजें ब्रेक डाउन की जा सकती है, कुछ चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती. तो चलिए पहले हम यहाँ पे एंजाइम पे एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये आपके सामने खाने की प्लेट है, राइट? प्रोटीन है दाल के अंदर, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, घी के अंदर फैट है, राइट? इन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाती है, राइट? इसको हम यहाँ पे समझते हैं एंजाइम को. जैसे एक एंजाइम का नाम आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. सो ट्रिप्सिन का काम होता है ये जाके डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को. सो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड को, प्रोटीन को जाके ब्रेक डाउन करेगा और आपको अमाइनो एसिड बना के देगा, ठीक है? उसी तरीके से जैसे ये आपका आया और इसने ब्रेक डाउन करके आपको अमाइनो एसिड बना के दिया. उसी तरीके से एंजाइम होता है लाइपेज.
लाइपेज एंजाइम काम करता है लिपिड के ऊपर, ये आके आपके लिपिड को करेगा डाइजेस्ट, लिपिड या फैट को ये डाइजेस्ट करेगा। तो जो भी आप बटर खाते हो, घी खाते हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका लाइपेज आएगा। सो लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड, ये फैट को ब्रेक डाउन करके आपको देगा फैटी एसिड। तो फैट्स आएंगे, इस पे बैठेंगे और आपको मिलेगा फैटी एसिड। उसी तरीके से यू हैव अ पैंक्रेटिक अमाइलेज, ये आपके चावल या रोटी जो भी आप खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। तो अमाइलेज क्या करेगा, ये आएगा एंजाइम और ये आके आपके कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा। उसको देखिए कार्बोहाइड्रेट आपका आया, आपका ये आके इस पे बैठा, इसको ब्रेक डाउन किया इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पेट के अंदर कई सारे एंजाइम्स और वो चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट। नेचर के अंदर काफी चीजों को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो आप मैं कह सकता हूं कि जैसे आपका बनाना का पिल हो गया, राइट, या अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका वेजिटेबल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, इवन मैं कह सकता हूं इवन आपका पेपर हो गया। तो ये सब चीजें जो है इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको आप नेचर में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेचर में आपके पास सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं, वो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो दिस ऑल बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। बट अगर मैं बात करता हूँ प्लास्टिक की, ग्लास की, रबर की, तो उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए हम जो वेस्ट क्रिएट करते हैं वो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक प्लास्टिक की बॉटल को अगर आप रख देते हो कहीं पे, तो वो हजारों साल लगते हैं उसे ब्रेक डाउन होने के लिए अपने आप से, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंश्योर दैट कि आप कम से कम एनवायरमेंट के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करें। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, लेट्स ट्राई टू सी द अनदर स्लाइड कि यहाँ पे हम कैसे इस चीज को हम समझते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू योर स्लाइड नंबर 2। सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो चलिए इन टर्म्स को हम यहाँ पे हम देखते हैं। That is why we will not get any energy if we try to eat coal। अगर हम कोल खाएंगे तो सिंपल सी बात है, हमें कोई एनर्जी वहां में से नहीं मिलेगी, बिकॉज द एंजाइम इन अवर बॉडी आर अनसुटेबल टू ब्रेक डाउन द कोल, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं है जो कोल को ब्रेक डाउन कर सकता है और एनर्जी को रिलीज कर सकता है। उसी तरीके से याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस many human made material like plastic will not be broken down by action of bacteria or other saprophyte। याद रखना, एक बात ध्यान से याद रखना आप लोग, सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे फंगस होते हैं, इनका काम होता है चीजों को ब्रेक डाउन करना, लेकिन कुछ चीजों को ये लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया। तो ये बात याद रखना, ये बात मैं आपके यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ये बात याद रखना कि सॉइल के अंदर यू विल हैव a very huge amount of bacteria, आपको बहुत अच्छे अमाउंट में बैक्टीरियाज मिलते हैं, and you have a huge amount of fungi। so बैक्टीरिया और फंगाई आपको सॉइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलते हैं, और इनको पता है हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं एज अ डीकंपोजर्स। ये बात भूलना मत, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कलेक्टिवली एज अ डीकंपोजर्स। आज नेचर में जो भी चीज सॉइल के अंदर ब्रेकडाउन हो रही है ना, वो इनकी वजह से ही हो रही है, ये बात याद रखना। दे आर कॉल्ड एज माय डीकंपोजर्स। कोई भी चीज हो, चाहे लीफ हो, चाहे डेड एनिमल हो, चाहे कोई भी चीज अगर सॉइल पे आ रही है ना और वो ब्रेकडाउन हो रही है, वो इनकी वजह से ही होती है। सो ये बात भूलना मत, दे आर कॉल्ड एज माय डीकंपोजर्स, ठीक है। लेकिन ये लोग प्लास्टिक को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए याद रखना कि एनवायरमेंट के अंदर अगर आप कोई भी चीज ऐसी रिलीज कर रहे हो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको आपके बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी दूसरे सैप्रोफाइट उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, इसके ऊपर बैक्टीरिया काम नहीं कर सकता, इसे ब्रेक डाउन वो नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई लैक रिक्वायर्ड एंजाइम, क्योंकि फंगाई और बैक्टीरिया के पास वो एंजाइम नहीं होते हैं जो प्लास्टिक को या ग्लास को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको रखनी है याद। These material will acted upon by physical process like heat and pressure, but under an ambient condition found in our environment, these persist for a long time। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप समझिए कि आप पूरे
सिटी का आप प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हो, और ये करा भी जाता है। आपके जो गार्बेज वाले जो वैन होते हैं, इवन हिमाचल के अंदर आपके काफी लोकेशन में आपने देखा होगा कि उन लोगों लाइक उन्होंने पता है क्या करके रखा हुआ है, उन्होंने ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन बना के रखे हुए हैं काफी जगह पे हिमाचल में। यस सर। मैंने कांगड़ा में तो देखा ही है, मैंने पालमपुर में तो ये काफी कॉमनली देखा है, आपके एरिया में भी आपको मिलता होगा। एक ग्रीन कलर का होता है एक डब्बा, और एक होता है आपका ब्लू कलर का, राइट, ब्लू ग्रीन करके डब्बे होते हैं, राइट। तो अब करता क्या पता है, वहां की जो सिविल गवर्नमेंट होती है पता है क्या करती है, इस वेस्ट को लेके जाती है, और क्योंकि उस वेस्ट को उसे खत्म करना होता है तो वो लोग उसे बर्न करते हैं, उसे वो हाई टेम्परेचर पे उसे बर्न करते हैं, तो उसको खत्म किया जा सकता है। बट नेचुरली एनवायरमेंट के अंदर उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। वही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दीज मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो हीट या प्रेशर से, बट अंडर एम्बिएंट कंडीशन, मतलब नेचुरल कंडीशंस के अंदर ये काफी लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रहते हैं, इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू मेंशन ओवर हियर। तो ये चीज आपको लगती है यहाँ पे याद। Substance that are broken down by biological process are said to be biodegradable. जैसे आपका खाने का वेस्ट हो गया, आपका पेपर हो गया, इन सबको आप वैसे ही ब्रेक डाउन कर सकते हो, और इन्हें करा भी जाता है। इनको आप बड़ा सा खड्डा खोद के अगर आप डाल दो तो ये आराम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए याद रखना, आपके डीकंपोजर आपकी मदद करते हैं। जब भी मैं आपके सामने डीकंपोजर टर्म लिखूंगा या बोलूंगा डीकंपोजर, तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, और वो दो चीजें आपकी होंगी बैक्टीरिया एंड फंगाई। हाँ जी, बैक्टीरिया और फंगाई, हाँ जी, ये दो चीजें होती है जो आपके होते हैं डीकंपोजर, और ये आपके ब्रेक डाउन करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे, इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड पेपर को इजी ये लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट। Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, आपका थर्माकोल हो गया, ग्लास हो गया, सो दे आर ऑल थिंग्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। तो याद रखें ना, हर एक सिटी के अंदर आपका एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होता है, वो इन सब चीजों को इकट्ठा करता है एंड देन उसको बर्न कर देता है। जनरली उनको बर्न कर दिया जाता है ताकि उसको हम लाइक खत्म कर सकें, तो ये जनरली किया जाता है, ठीक है। सो प्लीज याद रखना डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिफरेंस आप यहाँ पे याद रखना, राइट। दिस सब्सटेंस में बी इनर्ट, केमिकली इनएक्टिव हो से ये सब्सटेंस, बट ये रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर काफी लंबे टाइम के लिए। ये इनएक्टिव होते हैं लेकिन ये काफी लंबे टाइम के लिए एनवायरमेंट पर रहते हैं। तो और पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अच्छा आप मुझे बता दो, आप मुझे सोच के बताओ, अगर आप प्लास्टिक और ये सब डाल रहे हो एनवायरमेंट के अंदर, तो इससे किसको डैमेज हो सकता है? विच सर सॉइल को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो आपने बोला यहाँ पे एनवायरमेंट आपने बोला, फिर किसी ने बोला सॉइल, और उसके अलावा सर एनिमल्स, राइट, एनिमल, बहुत बढ़िया, ये मुझे सुनना था, राइट। इन सबको यहाँ पे डैमेज हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, वर्ल्ड में प्लास्टिक इतना प्रोड्यूस होता है और सारा के सारा प्लास्टिक मेनली जाता है ओशंस के अंदर, और ओशन में जब वो प्लास्टिक जाता है ना, उसके वजह से कई सारे ओशन के एनिमल्स की डेथ होती है हर साल। हर साल ओशन में वेल्स हो गए, टर्टल्स हो गए, फिश हो गए, इन सब की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक, क्योंकि एनवायरमेंट में रहता है और ये डैमेज करता है। तो याद रखना है, दैट इज वाई ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दे कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इवन आपको पता है, मालूम होगा, हिमाचल में प्लास्टिक अलाउड नहीं है वैसे देखा जाए तो। हिमाचल में अगर आप दुकान में जाते हो तो आपको प्लास्टिक की थैली नहीं मिलती, आपको जनरली पेपर बैग मिलता है। यस सर, कपड़े की थैली। हाँ, या नॉर्मली लोग कपड़े की थैली लेके जाते हैं। बैग बंद है, बिल्कुल बंद है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हिमाचल के अंदर। हमारे तो मिल जाती है, हमारे तो मिल जाती है, हमारे दुकान चले जाओ आपको इजीली प्लास्टिक की बैग मिल जाती है। बट दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो इवन अगर आप, आई हैव सीन दैट, अगर आप फल लेने के लिए जाते हो तो चाहे आपके पास कितने भी फल हो, या फिर आप खुद की थैली लेके जाओ कपड़े की, या फिर वो आपको पेपर के बैग के अंदर आपको फल ला के दे देंगे वो लोग। सो ऐसे इनिशिएटिव एक्चुअली आपके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सच इनिशिएटिव एंश्योर दैट कि एनवायरमेंट में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड थिंग यू फाइंड हैपनिंग इन हिमाचल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आपके ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स ने इकोसिस्टम को डैमेज किया। जैसे आपका टर्टल आपका यहाँ पे है, फिश आपकी मरी हुई है,
प्लांट अफेक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ इकोसिस्टम गेट अफेक्टेड. याद रखना, आपका जो इकोसिस्टम होता है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है इन सारे प्रोडक्ट की वजह से. तो यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि हाउ माई नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. ये आपके एनवायरमेंट में इम्पैक्ट करते हैं, एनिमल्स, सॉइल्स, एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम. चलिए देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम और क्या क्या इसके अंदर आता है. आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिए, एक इकोसिस्टम का एग्जांपल आप मुझे बता दीजिए अपने एंड से. इकोसिस्टम के एक दो एग्जांपल बता दीजिए आपके साइड से आप लोग. मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, एक हो गया पॉन्ड, एक आपने बोला मुझे गार्डन, और कुछ सर फॉरेस्ट. बहुत बढ़िया, फॉरेस्ट. और भी कुछ बता सकते हो आप लोग सोच के? इतना बता सकते हो तो और भी बता ही सकते हो 100%. सर रिवर. ठीक है, बिल्कुल सही. रिवर भी आपका एक बढ़िया एग्जांपल है इकोसिस्टम का. इवन आई कैन राइट समथिंग लाइक अ डेजर्ट. सर ओशियन. ओशन, ठीक है. सो राइट, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम, राइट. आपके घर के आसपास आपको गार्डन मिल जाता है, आपके घर के आसपास आपको पॉन्ड मिल जाता है, फॉरेस्ट मिल जाता है. आप सब हिमाचल से आपको फॉरेस्ट मिल जाता है. तो दे आर ऑल माय इकोसिस्टम. तो याद रखना, जब भी आपके सामने इकोसिस्टम टर्म आए, जब भी आपके सामने इकोसिस्टम टर्म आएगा, आपको दो चीजों का यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा. इकोसिस्टम में दो चीजें आती है. एक तो इसमें आता है बायोटिक कंपोनेंट, एक तो इसमें आएगा आपका बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. दैट विल बी बायोटिक कंपोनेंट. और उसके अलावा जो अगली चीज जो इसके अंदर आती है, दैट विल माय बायोटिक कंपोनेंट. अब अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ सकता है, कोई बता सकता है मुझे? सर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे स्टोन्स. सर मैं बताता हूँ आपको, छोड़ो. सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल. सॉइल हो गया, एंड इवन रेनफॉल हो गया. मॉइस्चर. हाँ, मॉइस्चर हो गया, रेनफॉल हो गया, रेन. राइट. क्या बेटा, वापस बोलना, सुना नहीं दिया. सर रेन. रेन हो गया, वही रेनफॉल, रेन. सो ये सब चीजें बन जाती है मेरी यहाँ पे एज अबायोटिक कंपोनेंट. तो एक इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है दो चीजें, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट याद रखना, इसमें से आपका आएगा प्लांट्स, एनिमल्स आएंगे इसके अंदर सब कुछ. So it will have your animals, plants, सारे microorganisms, everything will come under the biotic component. तो याद रखना हमेशा, एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर चाहे वो पॉन्ड हो या गार्डन हो, बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं. ये बात प्लीज याद रखना आप लोग. एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं और साथ में लाइक इंटरेक्ट करके वहां पे सर्वाइव करते हैं, राइट. प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर सबके साथ इंटरेक्ट करके वहां पे रहता है. तो ये चीज याद रखना एक इकोसिस्टम के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in the nature. मैंने आपको यही बात बताई थी. प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, हर एक चीज एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करती है और मेंटेन करती है एक बैलेंस नेचर के अंदर. ठीक है. नाउ गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग अमोलिका, लेट हो गए क्या आप क्लास के अंदर? यस कोई सर. बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कभी कभी होता है, नॉर्मली तो आप रेगुलरली टाइम पे आते हो, कोई बात नहीं. सो दैट इज योर इकोसिस्टम ओवर हियर. तो इकोसिस्टम में, अच्छा बताओ मुझे, कौन से एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर? देखे क्या आपको? टर्टल. Deer. फिश. Dragonfly. डियर. Fish. फिश. Squirrel. ईगल. फिश. Deer. Raccoon. अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. रकून का आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया. रकून, ईगल. ईगल, बटरफ्लाई. है क्या बटरफ्लाई? Beetle.
हाँ बीटल है, फिश, बीटल, बीटल है और फिश भी है। मॉस्किटो। ये मॉस्किटो कहाँ दिख गया? मॉस्किटो कहाँ है? सर दिख मॉस्किटो रहा है बीच में। अच्छा बीच में, वो वाटर स्ट्राइडर है, वो जो पानी में खड़ा है ना ऐसे 4 पैर डाल के, वो वाटर स्ट्राइडर है, उसे हम कहते हैं वाटर स्ट्राइडर। वाटर स्ट्राइडर वो मस्त फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ठीक है राइट, सो ऑलमोस्ट आपने लिख दिया। फिर एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रैगन फ्लाई। लेडी बग, हाँ लेडी बर्ड भी वहां पे, बहुत बढ़िया। ड्रैगन फ्लाई भी है और आपके पास यहाँ पे लेडी बर्ड भी। क्या बात है, आप लोग तो आइडेंटिफाई कर लेते हो एनिमल्स को अच्छे से, बढ़िया। लेडी बर्ड भी हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, और एक लड़का भी यहाँ पे खड़ा हुआ है जो स्टडी करने के लिए आया है। राइट, सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर। ये सब आपको यहाँ पे दिखा है। इट्स इकोसिस्टम में, इट्स अ पॉन्ड इकोसिस्टम, और पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको ये सब चीजें देखने के लिए आपको मिल जाती है, राइट। एंड यू विल फाइंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ देम, और उस तरीके से लोग वहां पे सर्वाइव करते हैं। All interacting organisms in an area together with a non-living constitute of an environment form an ecosystem। तो मैंने जैसे आपको बोला कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, या मैं कहूंगा अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों यहाँ पे मिलकर इंटरेक्ट करते हैं और फिर आपका इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम जब भी आपके टर्म आएगा तो प्लीज याद रखना, उसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बोथ ऑफ देम आर बीन इन्वॉल्व एंड दे विल गिव यू अ they make a ecosystem। वो लोग मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। चलिए, all these living organisms interact with each other and their growth and reproduction and other activities। बिल्कुल ये सारे एनिमल्स आपके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उनकी डिपेंड करता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आर अफेक्टेड बाय अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो याद रखना, अबायोटिक कंपोनेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने ऑलरेडी देखा था, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे मेरे अबायोटिक कंपोनेंट है। ये इम्पैक्ट करते हैं मेरे इकोसिस्टम के ऊपर, ये इम्पैक्ट करते हैं मेरे उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर जो वहां पे रह रहे होते हैं। तो ये बात याद रखना। सो दीज आर माय नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ गार्डन इज अ इकोसिस्टम। उसमें आपको इंसेक्ट मिल जाए, लेडी बर्ड, यू हैव अ गार्डन, यू हैव अ ग्रास, और आपको वहां पे बर्ड मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा यू हैव अ फ्लावरिंग ट्रीज, फ्रॉग मिल जाए आपको वहां पे। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर and their growth, reproduction and other activities are affected by a abiotic component of the ecosystem। ये सारे साथ में रह रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है या अफेक्ट हो रहा है बाय द अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट क्या आ सकता है गार्डन के अंदर? व्हाट इज अबायोटिक कंपोनेंट आपके हिसाब से गार्डन में क्या हो सकता है? सर सॉइल, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर, और wind, रेनफॉल, बिल्कुल सही, विंड, राइट, sunlight, सनलाइट, बिल्कुल सही, सनलाइट, सनलाइट आपका फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सब चीजें आपका अफेक्ट करता है आपके इकोसिस्टम को। सो दैट इज वन थिंग दे आर ट्राइंग टू टेल यू। वही चीज वो लोग बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जांपल है इकोसिस्टम के, प्लीज याद रखना। फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, राइट, ये सारे मेरे नेचुरल इकोसिस्टम है। याद रखना, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये सारे के सारे मेरे नेचुरल इकोसिस्टम है। दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल इकोसिस्टम। उसी तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, क्रॉप फील्ड, गार्डन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माय आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। ये हमने बनाया हुआ है, राइट। अगर आपके पास खुद के खेत है तो खेत आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माय मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गार्डन भी जो आप देखते हो आपके घर के आसपास, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम प्लीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट नाउ इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ने के पहले मेरे पास कुछ सवाल है, उसके सवाल के आपको जवाब देने पड़ेंगे। सवाल पहला मेरे पास ये है कि मुझे आप बताइए डिकम्पोजर्स कौन कौन होता है, नाम बताइए डिकम्पोजर्स का। राइट, बिल्कुल सही, यू विल हैव अ बैक्टीरिया एंड विल हैव अ फंजाई, ये मेरे यहाँ पे होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या रबर जो होता है मेरा बायोडिग्रेडेबल होता है या नहीं होता? रबर नॉन बायोडिग्रेडेबल। राइट, क्या मेरा पेपर बायोडिग्रेडेबल होगा या नहीं होगा? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है,
ऑलराइट, ओके। मुझे बताइए जनरली सिटीज जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों से कैसे डील करती है? सर उनको जलाकर, उन्हें बर्न करके, बिल्कुल सही। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, सिटीज इकट्ठा करती है और फिर उसे एक तरीके से बर्न करके उसे हम लोग डील करते हैं। दैट्स हाउ यू डील विद देम, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है नॉर्मली? टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, एंड रेनफॉल, ठीक है, राइट। वॉल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही, दे आर ऑल माय अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। चलो आपको ये सब याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे बताइए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल। गार्डन और क्रॉपफील्ड। बिल्कुल सही, गार्डन एंड क्रॉप फील्ड, ठीक है। नेचुरल के भी मुझे एग्जांपल बता दीजिए फिर। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, राइट, रिवर्स, इवन डेजर्ट आर द नेचुरल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ टर्म्स लाइक मैं प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स टर्म समझते हैं। डिकम्पोजर टर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपको सॉइल में मिलता है, बैक्टीरिया और फंगाई, और ये आपका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जो भी आपका सॉइल में चीजें आती है, चाहे लीफ हो, चाहे डेड एनिमल हो, कुछ भी हो, उसे ब्रेक डाउन करने में आपका डिकम्पोजर हेल्प करता है। जब भी आपके सामने प्रोड्यूसर टर्म आएगा, आपके जहन में आना चाहिए प्लांट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यही आपका फोटोसिंथेसिस करके आपका इकोसिस्टम को सस्टेन कराते हैं। बिना प्रोड्यूसर के इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता, याद रखना। चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, बिना प्रोड्यूसर के सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो लैंड पे आपको मिलते हैं प्लांट्स, लैंड पे हमेशा याद रखना प्लांट्स आपके रहते हैं एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है और जिसके वजह से आपका इकोसिस्टम सस्टेन कर पाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और वो आपके होते हैं प्लांट्स, राइट। अगर मैं पानी में जाऊं ना, तो पानी में आई कैन हैव एल्गे, पानी में आई कैन हैव प्रोड्यूसर्स एज अ एल्गे। आप अगर पॉन्ड के अंदर जाते हो तो पॉन्ड के अंदर प्लांट्स कम होंगे, एल्गे ज्यादा होगा। सो एल्गे कैन आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि वो भी करता है फोटोसिंथेसिस, वो भी आपका मेन प्रोड्यूसर होता है वाटर के अंदर। सो इन द वाटर इकोसिस्टम एल्गे विल बी द एग्जांपल ओवर देयर, ठीक है। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना नहीं सकते, दूसरों को जाके खाते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स को कौन खा सकता है? प्लांट्स को खा सकता है आपका डियर खा सकता है, राइट। हाँ, स्पेसिफिक एनिमल की हम बात करते हैं ना, डियर खा सकते हैं, प्लांट्स को बर्ड्स खा सकते हैं, राइट। इवन डियर को आपका लायन टाइगर खा सकता है। सो लायन टाइगर ये सारे के सारे मेरे होते हैं कंज्यूमर, जो दूसरे को जाके खाते हैं ना, जो खुद से खाना बना नहीं सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज माई कंज्यूमर्स। फ्रॉग भी यहाँ पे आ सकता है, दे आर कॉल्ड एज माई कंज्यूमर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now students, we have seen earlier classes that organisms can be grouped into producer, consumer, decomposer according to a manner which they obtain their sustenance from the environment. चलिए वो तो हम देख लेंगे। Let's recall what we have learned. Types of organism. Producer, इसमें आपके आएंगे सारे के सारे plants, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम की या पानी के इकोसिस्टम की, तो वहां पे आप एल्गे यूज कर सकते हो। प्लांट्स के अलावा यू कैन यूज द टर्म एल्गे एज वेल। These organisms make organic compound like sugar and starch from an inorganic substance. याद रखना, प्रोड्यूसर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोई मुझे बताएगा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? मैं आपको हिंट देता हूं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको चाहिए होता है CO2, राइट, एंड यू ऑल्सो नीड समथिंग लाइक योर वाटर, और इसके अलावा यू ऑल्सो नीड अ सनलाइट। क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, वो लीफ के अंदर होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो CO2 और वाटर यहाँ पे मेरा हो जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो CO2 एंड वाटर जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज माय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दिस इज गोइंग टू बी योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से ही मैं अपना स्टार्च और सब कुछ अपना मैं यहाँ पे बना पाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो सनलाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, राइट, और उसके बाद हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे स्टार्च। सो याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ दैट।
इसको यूज कर करके हम हमारा यहाँ पे शुगर बनाते हैं, ठीक है। और ये सब करने के लिए हम सनलाइट यूज करते हैं और हमारे पास क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता है, ठीक है। और यही सब चीजें आपका प्रोड्यूसर करेगा, याद रखना, दिस इज व्हाट योर प्रोड्यूसर डज। प्रोड्यूसर आपका सनलाइट यूज करके अपना खाना खुद बनाता है और इनके वजह से ही पूरा इकोसिस्टम सस्टेन करता है। आपका इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता अगर प्रोड्यूसर ना हो, तो ये बात याद रख लेना हमेशा, राइट। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे आर एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर। सारे ग्रीन प्लांट्स और इवन ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है, इट इज एग्जांपल ऑफ अ प्रोड्यूसर। ब्लू ग्रीन एल्गे जनरली आपको पानी के अंदर मिलेगा, इट इज सीन इन द वाटर, सो इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ माय प्रोड्यूसर। तो याद रखना, ये भूलना मत, ग्रीन प्लांट्स होते इवन आपका ब्लू ग्रीन एल्गे एंड नॉर्मल जो एल्गे होते हैं वो सारे के सारे, दे आर ऑल गोइंग टू बी योर प्रोड्यूसर्स। एवरीवन इज गोइंग टू बी द प्रोड्यूसर्स ओवर हियर। क्यों वो प्रोड्यूसर्स है? क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सस्टेनेंस, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक फूड चेन बना के रखा हुआ है, देखिए नीचे एक फूड चेन बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। यू हैव अ प्लांट, उसको कौन खा रहा है? इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को माउस खा रहा है और माउस को आउल खा रहा है। तो एक यहाँ पे हमने एक छोटा सा फूड चेन बना के रखा हुआ है, सो वी कैन सी अ स्मॉल फूड चेन ओवर हियर, ठीक है। एक छोटा सा फूड चेन आपको यहाँ पे दिख रहा है और आप देख सकते हो। अच्छा आप मुझे बताओ, इनमें से कंज्यूमर कौन कौन है? इंसेक्ट, माउस, आउल। राइट, माउस आउल, इंसेक्ट, माउस आउल मेरे यहाँ पे कंज्यूमर है और मेरा प्लांट ही मेरा यहाँ पे रहेगा सिर्फ प्रोड्यूसर। तो हमेशा याद रखना, फूड चेन आपका प्रोड्यूसर से चालू होता है एंड देन वो स्टोरी आपका आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर अलग अलग आपके यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, राइट। आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर, पे अटेंशन टू दैट, राइट। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, सी, जब भी आप फूड चेन की बात करते हो ना, सबसे पहले आपका, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे, यू विल हैव अ प्रोड्यूसर, राइट, यू विल हैव अ प्रोड्यूसर ओवर हियर। प्रोड्यूसर का नंबर याद रखना हमेशा ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर का नंबर हमेशा रहेगा आपका ज्यादा, मतलब प्लांट्स का नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोड्यूसर को खाता है ना, जो प्लांट्स को आके खाता है, उसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ये याद रखना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड एज माय प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल, समझो डियर का मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो डियर इज एग्जाम्पल ऑफ योर प्राइमरी कंज्यूमर। याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर का जो नंबर होता है वो प्रोड्यूसर से कम होता है, ठीक है। अब उसके बाद उसके ऊपर आपको आएगा दूसरा एनिमल। डियर को कौन खाएगा? बता दो मुझे, डियर को कौन खा सकता है? लायन, टाइगर। लायन, राइट। लायन। तो लायन मेरा यहाँ पे बन जाता है, लायन बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माय सेकेंडरी कंज्यूमर, लायन बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये टर्म्स याद रखना, प्रोड्यूसर आपके होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स को जो खाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर जैसे डियर हो गया या आपका गाय हो गई, बकरी हो गई, उसे जो खाएगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लायन की डेथ होने के बाद उसे वल्चर खा सकता है, उसको, क्योंकि वल्चर स्कैवेंजर होता है ना, वो डेड बॉडीज को ही खाता है, तो वल्चर यहाँ पे आ सकता है। तो वल्चर मेरे यहाँ पे क्या बनेगा, क्या लगता है, क्या मैं इसको नाम दूंगा वल्चर को? डिकम्पोजर। नहीं, ये मेरा होगा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। वल्चर मेरे यहाँ पे आएगा टर्शरी, सेकेंडरी के बाद यहाँ पे आता है टर्शरी, आई कैन कॉल हिम एज अ टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब मेरा जो वो एनिमल जो प्लांट्स को खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब वो एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, और टर्शरी कंज्यूमर वो होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर को यहाँ पे खा रहा होता है, ठीक है। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। ठीक है, आई होप इसको लेके कोई दिक्कत नहीं। ये टर्म्स याद रखने, टर्म्स फ्यूचर में वापस आएंगे आपके सामने, राइट। अब एक और चीज मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, वो भी ध्यान से सुनना। जब आपकी एनर्जी मूव कर रही होती है, तो पहले आपकी एनर्जी थी प्रोड्यूसर के अंदर,
प्रोड्यूसर से आपके एनर्जी मूव किया प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी मूव किया सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, और वहां से फिर मूव किया टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर। तो याद रखना एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। सो एनर्जी इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी will move in one direction. So energy will move in unidirection. In unidirection. एक ही सिंगल डायरेक्शन में आपकी एनर्जी मूव करेगी नीचे से ऊपर की तरफ। सो एनर्जी विल मूव इन सिंगल डायरेक्शन, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे यूनिडायरेक्शन। ठीक है, तो एक और ये पॉइंट यहाँ पे आपको रखना है याद। दैट इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो चलिए ठीक है, कॉमन है, ये सब तो हम देख सकते हैं, सिंपल है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिपेंडिंग ऑन whom the consumer feed upon what they eat। तो ये है मेरा हर्बीवर, डियर हो गया मेरा हर्बीवर यहाँ पे, राइट। ये ग्रास पे फीड करता है जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, देन लायन आपका हो गया कार्निवर जो डियर पे फीड करता है जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग होते हैं ओमनीवर्स, हम लोग सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज सब कुछ खाते हैं हम लोग, तो हम लोग हो जाएंगे यहाँ पे ओमनीवर्स, राइट। तो ये सारे टर्म्स आप लोग सिंपल है। और फिर होता है पैरासाइट। देखो पैरासाइट वो होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, जैसे मॉस्किटो। सो मॉस्किटो इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पैरासाइट बिकॉज सी पैरासाइट जो होता है ना, याद रखना पैरासाइट जो होगा इट डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल फॉर इट्स न्यूट्रिशन, डिपेंड्स ऑन another animal for its nutrition, अब पैरासाइट के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखो पैरासाइट के साथ होता ये है कि जो पैरासाइट होता है ना वो कभी भी आपको मारना नहीं चाहेगा, वो आपसे नरिशमेंट लेना चाहेगा, आपको डैमेज करेगा लेकिन आपको मारेगा नहीं वो कभी। जैसे मॉस्किटो हो गया, अब मॉस्किटो जब आपको आके बाइट करता है वो आपसे ब्लड चाहता है, वो आपको खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसने खत्म कर दिया आपको तो फिर तो उसका कोई काम ही खत्म हो जाएगा, लाइक उसका पर्पस ही सर्व नहीं होगा। वो तो चाहता है कि आप जिंदा रहे। तो याद रखना पैरासाइट वो होता है जो आपको हार्म करता है, और याद रखना वो जिसको हार्म करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। पैरासाइट जिसको हार्म करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल इसका देता हूं, लीच। एक और एग्जांपल मैं आपको इसको दूंगा एंड दैट एग्जांपल इज गोइंग टू बी द लीच। लीच आपने सुना होगा, ये बॉडी के ऊपर चिपक जाती है और आपके बॉडी के ऊपर से फिर ब्लड सक करना ये लोग चालू करते हैं। तो लीच जो आपका एग्जांपल है वो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके पैरासाइट का। हिमाचल में कुछ जगह पे आपको लीच देखने के लिए मिलती है, हर जगह पे नहीं, बट कुछ एरियाज में आपको लीच देखने के लिए मिल जाती है। तो होता क्या है ना, पता है यहाँ पे लीच पता है क्या करती है, आपके बॉडी पे जाके चिपक जाएगी और आपकी बॉडी में से ब्लड सक करना वो चालू करेगी। अब लीच आपको मारना नहीं चाहती, बल्कि वो चाहेगी कि आप जिंदा रहे, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तो उसे ब्लड मिलता रहेगा। सो याद रखना आप जो होते हो आप बन जाते हो होस्ट। वहां पे होस्ट वो एनिमल होता है जिसके ऊपर पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेता है। सो जब मॉस्किटो आपको आके बाइट कर रहा है तो आप क्या हो, होस्ट। जब लीच आपके ऊपर चिपक के आपसे ब्लड सक कर रही है तो आप क्या हो, आप हो होस्ट वहां पे। तो ये बात याद रखना। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट डू मीन बाय द होस्ट। तो क्या होस्ट टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So host वाला टर्म यहाँ पे प्लीज आपको याद रखना। So an animal or a plant that lives on another organism from which it gets its food always at expense of the host। तो ये होस्ट के ऊपर जाके अपना नरिशमेंट यहाँ पे वो डिराइव करेगा। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और फूड चेन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फूड चेन। अच्छा मुझे आप डायरेक्टली बताना, मुझे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे इसका आंसर देना। मैं एक फूड चेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। So let's say you have a plant, then you have इसको खाएगा let's say grasshopper, इसको खाएगा मेरा यहाँ पे frog को मेरा यहाँ पे खा रहा है snake, और snake को यहाँ पे मेरा खाएगा let's say kite, eagle।
अब आप मुझे बताइए, ये फूड चेन मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया, आप मुझे बताइए इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? The grasshopper. राइट, ग्रास वगैरह यहाँ पे होगा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, मुझे बताइए इसके अंदर आपका टर्शियरी कंज्यूमर कौन है? टर्शियरी कंज्यूमर Sir, eagle. ना ना Eagle. Sir, snake. प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो दिस गोइंग टू बी अ टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये बात याद रखना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो फूड चेन है इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? The plants. Plant. हमेशा प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा आपका रहता है ज्यादा, बिना राइट लेफ्ट सोचे याद रखना, प्रोड्यूसर का नंबर हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, फ्रॉग आपका यहाँ पे होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? Secondary consumer. सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर इसको हम बोलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्वार्टरनरी कंज्यूमर होगा, बट इतना याद रखोगे नहीं तभी चलेगा। ठीक है, सो यस, याद रखना आपको। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप इस फूड चेन को देखोगे तो क्या ग्रास हॉपर का नंबर फ्रॉग से ज्यादा होगा या कम होगा? Sir, ज्यादा. ज्यादा. ज्यादा ही रहेगा, याद रखना। जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो ना, तो याद रखना आपका नंबर कम होने लगता है, तो प्लांट का नंबर ज्यादा होगा, ग्रास ऊपर का नंबर फ्रॉग से ज्यादा होगा, फ्रॉग का नंबर स्नेक से ज्यादा होगा, और स्नेक का नंबर ईगल से ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, इकोसिस्टम में ऐसी चीज आपकी यहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, और एनर्जी भी आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका यहाँ पे मूव करेगा, तो ये बात भी याद रखना, एनर्जी विल ऑलवेज मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, उसको तो इसको भी आप ध्यान से याद रखना। जब आप प्लांट्स को खा रहे हो, जब आप ग्रास वगैरह प्लांट्स को खा रहा है, तो उसे एनर्जी मिल रही है, उसे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी। जब फ्रॉग आके ग्रास और खाएगा तो उसे भी एनर्जी मिलेगी। जब स्नेक आके फ्रॉग को खाएगा तो उसे भी एनर्जी मिलेगी, और जब ईगल आके स्नेक को खाएगा तो उसे भी एनर्जी मिलेगी। याद रखना, इकोसिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हो, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आप जाते हो, तो थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ द हीट। स्मॉल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ये बात याद रखना। जब ग्रास हॉर्न में से एनर्जी फ्रॉग में जाएगी तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लूज करोगे इन अ फॉर्म ऑफ द हीट। सो दिस इज ऑल्सो लॉस्ट एज हीट। नेचर में थोड़ी एनर्जी आप लूज करते हो हमेशा, ये नेचर का रूल होता है। जब फ्रॉग में से एनर्जी जाएगी स्नेक के अंदर, तो वहां पे भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लूज करोगे एज अ हीट, लॉस्ट एज हीट। ये हमेशा हर एक ट्रॉपिक लेवल जब चेंज होता है तब ये होगा। जब स्नेक में से ईगल के अंदर जाओगे तब भी आपका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका यहाँ पे लॉस्ट होगा, लॉस्ट एज हीट। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो आप जो खा रहे हो ना, आपको टोटल एनर्जी नहीं मिल रही, कुछ एनर्जी आपकी लूज हो रही होती है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। तो अगर आप अभी खाने के टाइम अगर आप पालक खा रहे हो, तो पालक में जितनी एनर्जी हो आप सबको सब आपको नहीं मिल रही, कुछ एनर्जी तो हमेशा लॉस्ट होगी। सम एनर्जी विल ऑलवेज बी लॉस्ट इन द एनवायरमेंट एज अ फॉर्म ऑफ द हीट। हीट के फॉर्म में वो लूज होती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। जब भी आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करते हो, तो कुछ एनर्जी आप लूज करते हो एज अ हीट। ये बात आपको याद रखनी है। जब आप प्रोड्यूसर से मूव करोगे कंज्यूमर की तरफ, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ, तो आप हमेशा आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज अ फॉर्म ऑफ द हीट। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, Yes, sir. याद रखना, ये पॉइंट हम वापस से आगे देखेंगे, तो प्लीज ये बात यहाँ पे याद रख लेना। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स। लेट्स मूव ऑन टू योर मॉड्यूल नंबर 5। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका एनर्जी का फ्लो हमेशा रहता है यूनिडायरेक्शनल, एक सिंगल डायरेक्शन में ही आपकी एनर्जी मूव करेगी। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर रही होती है, एक सिंगल डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगी। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर। सो दैट्स हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू फ्लो ऑलवेज। ठीक है, चलिए इसमें देखते क्या करना है हमें। लेट्स ट्राई टू सी दिस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फूड चेन। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। A series of organisms feeding on one another at
various biotic level is called as a food chain. Producer, herbivore, carnivore, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे फूड चेन का पार्ट बन जाता है. तो एक और एग्जांपल आपके यहाँ पे आ गया, आपके सामने मेज है, मेज को आपका लोकस्ट खा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका लिजार्ड है, एंड टर्शियरी कंज्यूमर आपका यहाँ पे होगा स्नेक. सो यू कैन सी ओवर हियर द फूड चेन वेरी क्लियरली. तो फूड चेन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो. Each step or level of a food chain is called a trophic level. ये बात याद रखना कि जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रॉपिक लेवल. और जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हो तो आपका थोड़ा बहुत एनर्जी आप यूज करोगे इन अ फॉर्म ऑफ द हीट. सम एनर्जी आप बिल्कुल लूज करोगे इन अ फॉर्म ऑफ द हीट. ये बात भी याद रखना, ठीक है. चलिए देखते हैं. सो ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे मेरे ट्रॉपिक लेवल है. दो ऑटोट्रॉप्स मतलब आपके प्रोड्यूसर्स फिक्स सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर. सो बेसिकली आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अवेलेबल कराते हैं कंज्यूमर्स के लिए. उनके जैसे पूरा इकोसिस्टम चलता है. मैंने आपको पहले बताया था बिना प्रोड्यूसर्स के इकोसिस्टम चल नहीं सकता, तो वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. यहाँ पे सनलाइट है, सोलर एनर्जी को आपने ट्रैप किया प्लांट्स में, और उसके बाद ऑटोट्रॉप कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब वो लोग स्टार्च बनाएंगे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो अपना यहाँ पे स्टार्च बनाते हैं. एक्सक्यूज मी. फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉप्स, मतलब आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनके पास जाता है. और फिर जब उनकी डेथ होती है, याद रखना ये बात भी याद रखना, जब मेरे कंज्यूमर्स की डेथ होगी तो फिर सब कुछ पहुंच जाएगा डीकम्पोजर्स के पास. सो प्रोड्यूसर से याद रखना ये बात. सो प्रोड्यूसर से यू विल फाइंड गोइंग टू द प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर से आप जा सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, एंड देन उसके पास से यू कैन फाइंड टर्शियरी. उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, देन एवरीथिंग कम बैक्स टू द डीकम्पोजर. और डीकम्पोजर के आप एग्जांपल जानते हो, यू विल फाइंड योर बैक्टीरिया एंड योर फंगाई, ठीक है. तो ये भी चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगी. चलिए आगे देखते हैं. तो यहाँ पे आपकी एनर्जी थी प्लांट्स के पास, वो चली गई आपके ग्रास ओवर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है. अब देखो यहाँ पे रेड कलर का जो साइन आया होता है, वो क्या कर रहा है रेड कलर का साइन. यहाँ पे रेड कलर का साइन आपको यहाँ पे कर रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ द हीट. एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लूज करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द हीट, ठीक है. अब मुझे बताइए क्या वापस एक और अगले ट्रॉपिक लेवल में भी हम लोग हीट लॉस करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, sir. कंज्यूमर से जब आप मूव करते हो सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ, मतलब फ्रॉग ने इसको खा लिया, तो वो टाइम पे भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लूज करोगे इन अ फॉर्म ऑफ द हीट. तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है. फिर अब ये फ्रॉग को खाएगा स्नेक यहाँ पे मेरा. अब जब स्नेक इसको खा रहा है तो वो टाइम पे भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल लूज इन अ फॉर्म ऑफ द हीट. तो ये बात प्लीज यहाँ पे आप लोग याद रखना. और जब टर्शियरी कंज्यूमर से आप जाते हो क्वाटरनरी कंज्यूमर के ऊपर, तो वो टाइम पे भी आपका यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस इन अ फॉर्म ऑफ द हीट. तो ये बात याद रखना हमेशा, जब भी आपका एनर्जी मूव करता है ना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज बीन लॉस्ट. ये बात आपको रखनी है यहाँ पे. सो दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर. ये बात प्लीज भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है. तो क्या ये हीट वाला पार्ट आप सबको क्लियर है? इज द हीट लॉस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट देन, तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं. आई डोंट वांट कि आप ज्यादा इसको लेके लाइक फिर गड़बड़ करें. अब आप मुझे बस कुछ चीजों का आंसर करिए ताकि हम लाइक रैप अप कर सके क्लास को. अब आप मुझे बताइए इसके अंदर, मुझे आप लोग बताइए कि अगर हम लोग काऊ की बात करते हैं तो काऊ क्या होगा? काऊ प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, क्या होगा काऊ? Consumer. primary consumer. राइट, काऊ इज आल्सो गोइंग टू बी अ प्राइमरी कंज्यूमर. बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है. मुझे बताइए एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, पानी के अंदर प्रोड्यूसर कौन होता है? Sir, algae. Algae. बहुत बढ़िया. एल्गे इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर इन द
योर इन योर एक्वाटिक इकोसिस्टम। बिल्कुल सही, ठीक है। मुझे फटाफट बताइए एग्जाम्पल ऑफ माई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गार्डन गार्डन है, क्रॉपफील्ड, बिल्कुल सही। दीज आर द टू एग्जांपल्स आई गेट टू सी। बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे, ठीक है। मुझे आप बताइए कि आपका फूड चेन के अंदर एनर्जी किस डायरेक्शन में जाती है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी विल बी ऑलवेज इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में आपकी एनर्जी हमेशा मूव करती है। अच्छा मुझे बताइए, एक फूड चेन के अंदर आपकी जो प्रोड्यूसर होता है, क्या उसका नंबर कम होता है प्राइमरी कंज्यूमर से या ज्यादा होता है? ज्यादा रहेगा। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप मूव करते हैं ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे आप मूव करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर फिर टर्शियरी कंज्यूमर, तो नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे? सर कम होते जाएंगे। यस, याद रखना, हमेशा कम होते जाते हैं। अब पता है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझाता हूँ। आप कभी अगर फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हो ना, तो आपको ग्रास और प्लांट्स तो दिख जाते हैं, आपको डियर भी दिख जाते हैं इजीली, लेकिन टाइगर लायन आपको इजीली नहीं दिखते। वो देखने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और शायद आपको दिखेगा तब भी नहीं दिखेगा, राइट। अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि आपका ट्रॉपिक लेवल के अंदर जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपका एनर्जी आपका कम जाता है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बढ़ते हो, आपका एनर्जी जो जाता है वो कम जाता है। इसलिए हमेशा कार्निवर्स का नंबर कम मिलेगा आपको नेचर में, इसलिए कार्निवर्स का नंबर आपको हमेशा कम मिलता है। डियर वियर का नंबर तब भी आपको इजीली मिल जाता है, बट अगर आप टाइगर लायन की बात करो, जो डियर को खाते हैं, उनका नंबर आपको हमेशा कम मिलेगा, वो आपको इजीली नहीं दिखते, क्योंकि याद रखना, उनको जो एनर्जी मिलती है अल्टीमेटली वो काफी कम मिलती है। तो ये बात भी याद रखना, ये चीज का हम अगले क्लास में वापस डिस्कस करेंगे, बट याद रखना ये बात को, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डीकंपोजर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ये सब हमने चीजें देखी आज की क्लास में। तो क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, तो इतनी जो चीजें देखी हमने, उसे एक बार आप देख लीजिएगा अपने एंड पे। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अगले क्लास में इतनी चीजों को आप अच्छे से रीड करके आइए, ताकि आपको चीजें समझने में फिर आसानी हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिमेनिंग थिंग्स वेरी इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा मुझे फटाफट ये बता दो क्लास खत्म करने के पहले, कि बायोडिग्रेडेबल चीजों को हम लोग कैसे डील करते हैं। अगर चीज बायोडिग्रेडेबल है तो उसे हम कैसे डील करेंगे, समझो। अच्छा मुझे बताओ, समझो आपके पास बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट है, तो आप उसे कैसे डील करोगे, कैसा उसे आप डील करोगे इसके साथ? हाँ, डिकम्पोज तो वो होगा, लेकिन तुम उसे डिकम्पोज कैसे कराओगे? तुम क्या करोगे जिससे वो डिकम्पोज हो सकता है? सॉइल में डाल के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप उसे सॉइल में डाल दो, सॉइल में डाल के आप उसे छोड़ दो, टाइम के साथ साथ वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ, बैक्टीरिया सॉइल उसे अपने, बैक्टीरिया और फंगा उसे अपने आप डिकम्पोज कर देंगे। बिल्कुल सही बात है आपके वहाँ पे, यू कैन डू दैट। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लास्टिक की वजह से ओशन में क्या नुकसान हो सकता है? प्लास्टिक की वजह से ओशन में क्या नुकसान हो सकता है? एक्वेटिक एनिमल मर सकते हैं, वहाँ पे खाएंगे वो फिशेस वगैरह। बिल्कुल सही बात है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस, टर्टल्स, वेल्स, इन सब की वहाँ पे डेथ होना काफी कॉमन है, लाजमी है, बिकॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ दिस वेस्ट जो आपका ओशन में जाता है। तो हाँ, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। Along with that, so we have seen all those things. अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए, तो आप कैसे मुझे डिफाइन कर सकते हो इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम में, अच्छा चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इकोसिस्टम में दो चीजें आती है, वो दो चीजें क्या होती है जो इकोसिस्टम के अंदर आती है? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। बिल्कुल सही, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ये दो चीजें आपके यहाँ पे आती है। तो ये चीज याद रखना, ये दो चीजें आपकी आती है और ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ द इकोसिस्टम इज बीन फॉर्म, और तब आपका इकोसिस्टम वहां पे बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, द अदर थिंग्स यू कैन रिमेंबर ओवर हियर, एंड प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू हैव डन ओवर हियर, ठीक है। सो ऑलराइट देन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस